दोस्तों आज हमारा चौथा दिन है। यहाँ पे बैठ के हम पहले तो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम डीमिलिटराइज्ड जोन, पुरानी डीमिलिटराइज्ड जोन में जाएंगे, जहाँ नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को तकसीम किया गया था। वहाँ बहुत बड़ी जंग भी हुई थी, तो वहाँ पे भी टनल्स वगैरह हैं। जिस तरह हम कूची टनल्स पे गए थे, यहाँ पे भी टनल्स वगैरह हैं और बड़े हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। आप भी साथ चलिएगा। दोस्तों जिस जगह हम आए हैं, इस शहर के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे 3 लाख टन बम गिराए गए थे, यानी कि जब वियतनाम वॉर हो रही थी। और इतना बुरा हाल कर दिया था कि कहता है बंदा, जब हम यहाँ पे आए थे तो ऐसा लगता था जैसे हम चांद पे आ गए, क्योंकि बिल्कुल लेवल कर दिया था। किसी किस्म की कोई, जिसको कहना चाहिए ना, बिल्डिंग नहीं बची थी यहाँ पे। तो ये सारा कुछ फिर उन्होंने रीबिल्ड किया। आइए जरा ये शहर देखते हैं। 1972 के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी जंग हुई, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे वो हमें बता रहा है कि NVA यानी कि जो नॉर्थ वियतनामीज आर्मी थी, उनके 10,000 लोग यहाँ पे बेरिड हैं, शहीद हुए हैं। और जो यहाँ का रिवर था वो खून से भर गया था। उसको नाम ही दे दिया गया था द ब्लडी रिवर, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे शहीद हुए और उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। ये जी हम मेमोरियल की तरफ चल के जा रहे हैं, जो कि उन 10,000 फौजियों के लिए, जो NVA यानी नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के फौजी थे, उनके लिए बनाया गया है। लेफ्ट राइट पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस किस्म के स्टैचूज भी हैं जो कि वियतनामीज सोल्जर्स को कमेमोरेट कर रहे हैं। गाइड हमें बता रहा है कि 81 डेज यहाँ पे बमबारी चली, और लिहाजा उन्होंने वो सारी डेट्स लिखी हुई हैं इस मेमोरियल के इर्द गिर्द। 81 डेज मुसलसल यहाँ पे B-52 बम्बर्स ने बमबारी की, जिससे तबाही हुई और हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ। तो ये मेमोरियल जो है उन लोगों को डेडिकेटेड है जो उस बमबारी में गिरे। 72 से 73 तक की बात है। आए ज़रा ऊपर भी देख लेते हैं। ये मेमोरियल है, आज भी वहाँ पे लोग जो हैं उन सोल्जर्स की याद में, आप देख सकते हैं, दुआ भी कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ पे लोग अगरबत्ती जला रहे हैं उन सोल्जर्स की याद में, जिनकी कुर्बानी के नतीजे में यहाँ पे वियतनाम में आज़ादी हुई, जो इस बमबारी के अंदर शहीद हुए। गाइड ये बता रहा है कि 1975 में हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया था, मगर हम इंतहाई गरीब थे। और 78 के अंदर हमारी जंग जो है वो पहले कंबोडिया और फिर चीन के साथ भी हुई। तो इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, बहुत बुरे हालात थे, बहुत ही शदीद किस्म की गुर्बत थी। तो फिर 1986 के अंदर हमने ओपनिंग अप की, और ओपनिंग अप के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी फैली है और लोग अब अमीर हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारा गाइड हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे एजेंट ऑरेंज भी बड़ा मारा और माइंस भी बहुत भारी लगा दी। इतनी माइंस लगाई गई कि जब फार्मर्स वापस गए काम करने के लिए और बच्चे जो है माइंस तलाश कर लेते थे, निकाल लेते थे, तो वो फट जाती थी। फट जाने के नतीजे में फिर बहुत सारे लोग, 5,000 लोग जो हैं इस वजह से ही मारे गए, क्योंकि यहाँ पे इतनी माइंस पड़ी थी। तो आप अंदाज़ा करें, और एजेंट ऑरेंज ने जो हालात किए यहाँ पे, उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ये जो पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ज़माने के अंदर अमेरिकन बेस हुआ करता था, और यहाँ से वो ऑब्जर्वेशन किया करते थे पूरी वैली की, कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। गाइड हमें दिखा रहा है उस ज़माने की तस्वीरें, जहाँ पे एक अमेरिकन बेस था जो कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं US मरीन्स यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं, अपने दूरबीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ मरीन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बड़ी की बैटल थी यहाँ पे इस वैली में, और ये माउंटेन उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा था। ये जो ब्रिज है जनाब अली, ये क्यूबा की गवर्नमेंट ने मदद करके बनवाया था। दोस्तों जिस एरिया से अब हम गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल लाओस के बॉर्डर के साथ है। मेरे गाइड बता रहे हैं जी कि वो पीछे जो आपको चोटी नज़र आ रही पहाड़ की, वो वॉच पॉइंट था अमेरिकन के लिए। तो उन्होंने ये पूरे का पूरा एरिया नेपाम कर दिया। सारी की सारी यहाँ पे जो दरख्त वगैरह थे, सब्ज़ा वगैरह था, उस सब का सब उड़ा के रख दिया ताकि उनके लिए ऑब्ज़र्व करना आसान हो। तो नेपाम का सबसे जो इस्तेमाल था, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शायद इसी इलाके में हुआ, और उसके इस्तेमाल का मकसद ये था कि सब कुछ सड़ जाए, सारी वेजिटेशन, सारे दरख्त सड़ के तबाह बर्बाद हो जाएं, ताकि पूरी की पूरी धरती नंगी हो जाए और उनको नज़र आया कि कोई बंदा हिल रहा हो कहीं पे भी
वो उनको दूर से भी नज़र आ जाए, ये मकसद था नेपाल। ये मस्जिद आपको यहाँ पे नक्शे नज़र आ रहे हैं कि और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, उनके क्या हथियार थे। ये तो अमेरिकन हथियार लग रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सोवियत हथियार नज़र आ रहे हैं। ये हो ची मिन्ह की तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि जो लड़ रहे थे, ऐसा लगता है कि किसी और ही ज़माने की तारीख है। महसूस नहीं होता कि ये वही दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा लगता है कोई और ही दुनिया थी। ये देखिए एम्प्टी आर्टिलरी कार्ट्रिजेस जो इस्तेमाल की गई इस जंग के अंदर, और ये कुछ औजार वगैरह देख सकते हैं और हथियार वगैरह। ये पूरा उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है इलाके का कि कौन कहाँ कहाँ जंगें हुई, कहाँ से इसमें कम्युनिस्ट गुरिल्लाज आए, कहाँ से जो अमेरिकन थे वो आए, किधर किधर कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये बड़ा लाइफ लाइक किस्म का इन्होंने एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाई हुई है वियतनाम वॉर की। मज़ीद यहाँ पे आप हथियार के और बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह अच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। ले जी ये चेक करें, शॉकिंग किस्म की, मज़ेदार किस्म की बात कि हाथी भी इस्तेमाल हो रहे थे वियतनाम वॉर में। ये मेरे लिए इंकशाफ की बात है। ये जनाब आली उनके जर्नल थे, यानी कि कम्युनिस्ट जर्नल, जिनका नाम था वो नुगियान याप, जिन्होंने इस जंग में कामयाबी हासिल की और अमरीकी फ़ौजों को शिकस्त दी। कुछ और तस्वीरें, ये वो जंग का नक्शा, कहाँ से अटैक हुआ, कहाँ से काउंटर अटैक हुआ। ये भी देखें जी, एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाई हुई है उन्होंने यहाँ पे। तो किसान जो है वो जो लड़ रहे थे इस जंग के अंदर, इस बंदे ने कुछ तीर कमान नुमा टाइप चीज़ पकड़ी हुई है, आई डोंट नो क्या है। ये जी तस्वीरें लगी हुई हैं इस जंग के जो ग्रेट हीरोज़ हैं उनको कमेमोरेट किया हुआ है, याद किया हुआ है। आप देख सकते हैं जी पुराने जो हेलीकॉप्टर पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आपको एक छोटा सा बंकर भी नज़र आ रहा है, और दूर डिस्टेंस में आपको एक C-130 नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे भी कुछ रहन सहन की जगह, और यहाँ पे देखें और मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने वहाँ पे टैंक वगैरह पुराने रखे हुए हैं जो अब इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये वो तीर कमान नुमा चीज़ है जिसको अंग्रेज़ी में क्रॉसबो कहा जाता है, और नीचे लिखा हुआ है कि इस इलाके के लोगों ने ये ख़ुद बनानी शुरू कर दी है कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, जंग करेंगे। ये देखें जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। ये अमेरिकन ऊपर से फेंकते थे और इसका नाम है अकूस्टिक डिटेक्टर। ये इस तरह करके ज़मीन में जाके गिर जाता था और फिर इसके ज़रिए उनको सिग्नल मिल जाता था। अगर मिसाल तौर पे ये लोग चल के जा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो अमेरिकनों को आवाज़ आ जाती थी। इसको अकूस्टिक डिटेक्टर कहा जाता है। ये देखें जी, जब ये गुज़र रही है यहाँ से, और अगर इसको इस सेंस हो गया या इसको आवाज़ आ गई, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट है, तो फिर वो पिन पॉइंट करके वहीं पे जाके बम गिराया करते थे। ये कुछ आर्टिलरी पीसेस पड़े हुए हैं जी, आप देख सकते हैं। ये अमेरिकन आर्मी की किचन इक्विपमेंट पड़ी हुई है। ये सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि सदारत हो ची मिन्ह कर रहे हैं। अब जो नॉर्थ वियतनाम के ट्रूप्स थे, उनका तो नाम था ना लिबरेशन आर्मी या नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उनके साथ एक और फोर्स भी लड़ रही थी जिसका नाम था ताथित लाओ। ये लोएशन मिलिट्री थी, यानी कि जो लोएशन लोग कम्युनिस्ट थे वो भी साथ लड़ रहे थे उनके, और ये उनका आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे लिखा है कि जो ऑपरेशंस हो रहे थे इस इलाके के अंदर वो इस टेलीफोन से करवाए जा रहे थे, कोऑर्डिनेट इस टेलीफोन से किए जा रहे थे। ये पुराने ज़माने का टेलीफोन आप देख रहे हैं, इसके अंदर यूँ करके घुमा के जो फ़ोन किया जाता है। मैगज़ीन का लिखा हुआ है कोटेशन के क्वेश्चन, बीइंग अ मरीन इन केशान मे बी हैज़र्डस टू योर हेल्थ। ये केसान का इलाका यही है जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई और जो नॉर्थ वियतनामीज़ आर्मी है उसको कामयाबी हुई। ये समझा रहा है जी कि कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, किस तरह लड़ाइयाँ हुई।
और वो कह रहा है देखें ऊपर ये 17th पैरेलल जो लिखा है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग किया गया। वो जो दरिया का रास्ता आपको बीच में नज़र आ रहा है, वो सारी डीमिलिटराइज जोन बनी। जिस तरह के कोरिया के अंदर 38 पैरेलल था, तो यहाँ पे 17th पैरेलल था जिसमें मुल्कों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर कम्युनिस्टों को भेजा गया और वियतनाम के अंदर, नॉर्थ वियतनाम के अंदर कम्युनिस्टों को भेजा गया। वो बता रहा है कि इस छोटे से इलाके के अंदर 1,87,000 कम्युनिस्ट सोल्जर्स ने अपनी जान कुर्बान की इस इलाके को अमेरिका से निजात दिलवाने के लिए। ये जो एरिया होची मिन ट्रेल पे जहाँ पे हम गए थे, तो यहाँ जो वॉच पॉइंट जहाँ मैंने पहले तस्वीर बनाई थी, ये जो राल लाइन है ये हाईवे है और ये लाओ का बॉर्डर है, यानी कि यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे लाओस है। और ये होची मिन ट्रेल आपको नज़र आ रहा है। इवन आपको ये नज़र आ रहा है कि होची मिन ट्रेल जो है वो लाओस के अंदर से भी घूम के जाता है। और हम यहाँ पे थे पहले जब मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा, और अब हम यहाँ हैं और यहाँ से अब हम मूव करेंगे कोस्ट की तरफ। दोस्तों, जो पुरानी डीमिलिटराइज जोन थी वहाँ पर हम आ गए हैं। यानी कि ये एक ज़माने में बॉर्डर हुआ करता था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान। ये जो दरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा सा मोन्यूमेंट है, इस दरिया के 5 किलोमीटर उस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ डीमिलिटराइज जोन थी और यहाँ पे ज़ाहिर बात है कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। इसीलिए हो ची मिन ने ट्रेल बनाई, एक ऐसा रास्ता बनाया जहाँ से कि गुजर कर फौजी आकर साउथ वियतनाम में जंग किया करते थे, जद्दोजहद किया करते थे अपने पूरे मुल्क को यूनिफाई करने के लिए और आज़ाद करने के लिए। ये देखें यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है और भी इस किस्म के कई मॉन्यूमेंट्स हैं। वहाँ उस तरफ आपको वियतनाम का झंडा भी नज़र आ रहा होगा। अभी आपको पूरी DMZ का टूर कराता हूँ। दोस्तों, ये जो मॉन्यूमेंट आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये फैमिली रीयूनियन को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक माँ और शायद उसकी बेटी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सोल्जर्स दूसरी तरफ हैं या जो फैमिली मेम्बर्स बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं वो आपस में मिल जाएं। तो ये रीयूनियन की दोबारा से दोनों मुल्कों को, या दोनों मुल्क तो एक ही था, मुल्क के दो हिस्सों को दोबारा से एक करने का सिंबल है, उसकी निशानी है। अब दोस्तों, हम उस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं जहाँ से नॉर्थ और साउथ वियतनाम दो अलग मुल्क बन चुके थे 1956 के अंदर। जिस तरह कोरिया के अंदर आपने सुना है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया है, इसी तरह एग्जैक्टली अमेरिकन ने वियतनाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। और ये वो ब्रिज था और ये ऑब्जर्वेशन एरिया वगैरह आपको नज़र आ रहा है जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम का बॉर्डर था। जब ये बॉर्डर दोबारा से फिर 1975 के बाद खुला, क्योंकि बहुत अरसा जंग चली, 20 साल जंग चली कंट्री को रीयूनाइट करने की। जिस तरह कोरियन वॉर का आपने सुना होगा 51 to 53 हुई, तो इस तरह यहाँ पे 20 साल जंग चली। उसके बाद ये पूरा मुल्क जो है यूनाइट हुआ, कम्युनिस्ट उस जंग में जीत गए और फिर ये बॉर्डर खोल दिया गया। जब ये बॉर्डर खोल दिया गया तो मेरा गाइड बता रहा है कि बहुत सारे नॉर्थ वियतनामीज़ जो लोग नॉर्थ वियतनाम चले गए थे वो वापस साउथ वियतनाम आए। कुछ लोग जो साउथ वियतनाम थे वो नॉर्थ वियतनाम वापस चले गए अपने घरों वगैरह के अंदर, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज तकसीम हो गई उस डिवीज़न की वजह से, और उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल थी, उसमें और चीज़ें भी शामिल थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन वगैरह जारी है, उसका बड़ा शोर वगैरह आ रहा है और हवा बड़ी तेज़ चल रही है। मैं अपने माइक के ऊपर हाथ रखा हुआ है ताकि आपको ऑडियो क्लियर आए और आप खुद देख सकें। ये जो रिवर है ये बेसिकली बॉर्डर बन गया ना, डिवाइडिंग लाइन बन गई। उन्होंने कहा दरिया के उस पार या दरिया के इस पार, जो साउथ साइड ऑफ द रिवर पे हैं लोग वो अब साउथ वियतनाम का हिस्सा होंगे, जो नॉर्थ साइड पे रिवर पे हैं वो नॉर्थ वियतनाम होगा, और कम्युनिस्ट ट्रूप्स जो हैं सारे वो नॉर्थ वियतनाम चले जाएं। तो इसको देख के अंदाज़ा होता है कि जो कोरिया के अंदर डीमिलिटराइज जोन है, 38th पैरेलल मेरा ख्याल है उसका नाम है, वो भी इसी तरह कायम हुई। और ये जो 17th पैरेलल में डिवीज़न है ये भी उसी तरह ही कायम हुई, और मगर इसका अंजाम और हुआ और उसका अंजाम और हुआ। जी मैंने कहा आपको थोड़ा सा ब्रिज भी दिखा दूँ। लकड़ का बना हुआ ब्रिज है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं और बड़ी तेज़ हवा यहाँ चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दरिया है। हमारे दरिया तो खैर सारे अब ख़त्म ही हो गए हैं तकरीबन 3 के अलावा, मगर आजकल तो फ्लड आए हैं, आजकल तो बड़ा पानी, मगर यहाँ पे भी भरपूर पानी नज़र आ रहा है। और वो देखें वियतनाम का झंडा, एक ज़माने के अंदर नॉर्थ वियतनामीज़ के 3 मुख्तलिफ झंडे थे। एक ये जो नेशनल फ्लैग था, एक कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा था और एक तीसरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का झंडा था। ये जो लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है, सफ़ेद लकीर आपको नज़र आ रही है, ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान फ़र्क था।
ये बिल्कुल देखें आपके दरिया के बीच में लकीर उन्होंने खींची हुई है। ये देखें जी, यहाँ मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, मेरे सामने, बल्कि मैं उस लकीर के ऊपर खड़ा हूँ जो कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान खींची गई। और वो पीछे वो मॉन्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे एक माँ और बेटी अपने फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने खावंद और अपने फादर का, अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको शायद आवाज़ ना आ रही हो, यहाँ पर हवा बड़ी तेज़ चल रही है और उसके नतीजे में ये जो झंडा है जो लहरा रहा है हवा के अंदर, वो उसकी आवाज़ नीचे तक आ रही है। हालांकि वो काफ़ी ऊंचा लगा हुआ है और बहुत बड़ा झंडा है और उसकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है, उसके फड़फड़ाने की आप कह लें आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है। ये पूरा आप मॉन्यूमेंट देख सकते हैं जो डीमिलिटराइज जोन में बनाया गया है और नॉर्थ वियतनाम, या आप कह लें कि वियतनामीज़ कम्युनिस्ट की कामयाबी का सिंबल है। जो नीचे आर्ट नज़र आ रही है वो सारी ये दिखा रही है कि किस तरह से वियतनाम को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। वर्कर्स जो है नई फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, किसान जो हैं वो दोबारा से ज़मीनों में हल चला रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं। तो इससे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक सिंबल है वियतनाम की इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिकन्स्ट्रक्शन का। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्कूल है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। दोस्तों, अब मैं डायरेक्टली उस फ्लैग पोल के नीचे खड़ा हूँ जहाँ एक पूरी तारीख रकम हुई डीमिलिटराइज जोन की वादी को। मैं यहाँ ऊपर मॉन्यूमेंट से देख रहा हूँ और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये वो पूरी वादी है जिसको किसी ज़माने के अंदर नेपाम से साड़ दिया गया था ताकि कोई बंदा जो आगे पीछे ना जाए, और बार्ब्ड वायर से कवर कर दिया गया था। और यही नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान बॉर्डर बना और अब 20 साल ये बॉर्डर कायम रहा और फिर फाइनली ख़त्म हो गया। और जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जब ये इधर ब्रिज से मैं आ रहा था, पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, तो मैं यही सोच रहा था कि ब्रिज के ऊपर एक सफ़ेद लकीर खींची हुई थी उन्होंने कि इससे आगे नॉर्थ वियतनाम, इससे पीछे साउथ वियतनाम। और मैं ये सोच रहा था कि ये सारे बॉर्डर जो हैं हमारी अपनी खींची हुई लकीरें हैं और तो कुछ भी नहीं है। कोई कुदरत ने, कोई खुदा ने कोई ऐसी लकीर खींच के नहीं दी, हमने खुद बनाई है सारी लकीरें, पूरी दुनिया की लकीरें हमने ही बनाई है। ये देखें जी, उन्होंने यहाँ पे एक वेल बनाई हुई है, ओ नीचे तक जा रही है। वो बंदा बता रहा है, जारी बात है कि उस ज़माने में इसके इर्द गिर्द ये दीवार नहीं होती थी, बल्कि ऐसा था कि बैम्बूज लगा दिया करते थे। देख सकते हैं जी, एक बॉम्ब शेल्टर उन्होंने बनाया हुआ है और ये ए शेप्ड शेल्टर्स बनाते थे। और अब मैं ज़रा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। जब भी बॉम्बिंग शुरू होती थी तो इसके अंदर जाके बैठ जाते थे लोग। ये लकड़ी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जितनी मर्जी ऊपर बॉम्बिंग हो रही हो, ए शेप का फ़ायदा ये था कि उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट है बॉम्ब का वो लेफ़्ट और राइट की तरफ जाएगा, सीधा नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरह से जो नॉर्थ वियतनामीज़ ट्रूप्स थे और जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इस तरह से ये पूरे एरिया में बनवाए ताकि जो लोकल विलेजर्स हैं वो जैसे ही बॉम्बिंग शुरू हो इसके नीचे आके छुप जाए। और ये बाहर से आप देख सकते हैं कि शेल्टर से एक रास्ता यूँ करके निकल रहा है जो खंदक सी खुदी हुई है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट भी हो जाए। देखा हुआ है जी कि जब बॉम्बिंग होती थी तो कई टनल्स जो हैं वो टूट जाती थी, गिर जाती थी। तो फिर उन्होंने इस किस्म की वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनाई, ऐसी शाफ्ट जिसके नतीजे में कम से कम हवा जो है वो नीचे पहुंचती रहे। तो इस तरह से फिर उन्होंने लोगों की और मज़ीद जाने बचाने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं कि वो जो मैंने खंदक आपको दिखाई थी जो शेल्टर से आ रही है वो इसी तरफ आ रही है वेंटिलेशन शाफ्ट के करीब। देखें जी, जहाँ से हम गुजर रहे हैं वहाँ बड़ा सा एक बॉम्ब क्रेटर भी नज़र आ रहा है। इससे नज़र आता है कि इस इलाके के अंदर इतनी ज़बरदस्त बमबारी की गई जहाँ से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि जब उनको पता था कि यहाँ पे गुरिल्ला एक्टिविटी हो रही है तो उनकी पूरी कोशिश थी कि इस एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों को यहाँ पे जो है मार मूर दिया जाए। जो चीज़ें वो खोदते थे वो फिर उसको ऐसे दिखाते थे जैसे ये कोई एंट हिल्स वगैरह बनी हुई हैं। उसके ऊपर उस मिट्टी को छुपाने का इनका ख़ास तरीका था कि लोगों को पता ना चले कि एग्जैक्टली टनल कहाँ है। वैसे तो उनको पता था इस पूरे एरिया में टनल्स कहीं ना कहीं होंगी, इस पूरे एरिया में मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है, मगर एग्जैक्ट नहीं पता था कि कहाँ पे हो रही है। इसलिए वो पूरे एरिया को ठक 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 करके कारपेट बॉम्ब करते थे। जो पिछले एरिया में गए थे जिसका नाम कैसान एरिया था, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बॉम्ब एरिया है। वहाँ 300,000 टन ऑफ बॉम्ब गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था वो 100,000 टन का था, यानी 3 एटम बॉम्ब के बराबर वहाँ टन गिरे हैं। ये बंदा कह रहा है कि जब जंग हो रही थी उस वक्त अमेरिकनों को कोई खबर नहीं थी कि ये पूरा टनल सिस्टम किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। ये सिर्फ बाद में आकर उनको पता चला। अच्छा, इस तरह से हमारे खिलाफ लड़ रहे थे।
उनको ये ज़रूर पता था कि यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता था कि कितना ज़बरदस्त टनल सिस्टम है यहाँ पे, इसके नतीजे में वो ला रहे हैं। हमें ये बताया कि हम अब नंबर 3 से एंटर होंगे, फिर नंबर 4 से एंटर एग्जिट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे नंबर 6 पे, नंबर 10 से एंटर एग्जिट होंगे, नंबर 6 से वापस नंबर 5 पे जाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे। यानी कि अब तकरीबन हम कोई 1 किलोमीटर इस टनल के अंदर चलेंगे। अब देखते हैं क्या बनता है। टनल्स की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, मगर मैंने गौर ही नहीं किया कि हमारे बिल्कुल साथ ये देखें, यहाँ पूरा समंदर है, बिल्कुल साथ ही समंदर है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पूछे क्यों? ये पीछे है जी द ग्रेट पैसिफिक ओशन, और इस ओशन की उस तरफ यानी सैन फ्रांसिस्को में मैंने उस तरफ से इस ओशन में डुबकी लगाई है, और अब मैं इस तरफ से डुबकी लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से पैसिफिक को मैं कवर कर लूँगा। कैसा है? वैसे यार पैसिफिक ओशन को देख के दिल खुश हो गया है, वैसे ही खुश हो गया है, पता नहीं क्यों खुश हो गया, मगर दिल खुश हो गया। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया जो है ना एक दफ़ा क्या कहना चाहिए वास्को डिगामा की तरह घूम आया हूँ। तो उस तरफ से अपनी तस्वीर लेनी है, मैंने ली भी है मैंने, बल्कि अब इस तरफ से तस्वीर ले ली है, तो क्या बात है, दोनों तस्वीरों को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। देखें जी यहाँ पे बम पड़े हुए हैं, और साथ क्या लिखा है वो हैरान परेशान कर देता है आपको कि इस इलाके के अंदर 64 से 72 में उन्होंने 500,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स फेंके, इनफैक्ट 670,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स, और इतने बॉम्ब फेंके, ड्रिलिंग बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स, नेपाम बॉम्ब्स, एक्सकवेशन बॉम्ब्स। और आप सोचें कि इस एरिया में 822 स्क्वायर किलोमीटर्स में more than 500,000 tons of bombs, and on average about 7 tons of bombs and 10 cannonballs for each citizen उन्होंने फेंके। और फिर भी ये लोग जीत गए, और हिम्मत नहीं इन्होंने हारी। ये दुनिया जहान के जो वेपन्स हैं, असला है, वो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जिन्होंने एक दफ़ा ये फैसला कर लिया हो कि वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं अपनी आज़ादी के लिए। हम दोबारा से दीवारों के अंदर जाने लगे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। क्या हाल होगा, क्या हशर होगा, अब आपको पता चल जाएगा। इस वक्त कम से कम मेरा एक हाथ फ्री है, पिछली दफ़ा मैंने एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ था, अब मैंने जो है ना ये चीज़ें लगा ली कि आपके ऑडियो के लिए ये चीज़ें हों। सरकार देखिए, मैंने आज थोड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीका इस्तेमाल कर लिया कि अपने ऊपर लाइट भी लगा ली है। अब आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से पौड़ियाँ हैं जी, मुझे यहाँ से नीचे उतरना है। लाइट में अपने मुँह पे मार रहा हूँ, जो बड़ा ख़तरनाक बात है, क्योंकि मुझे पौड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। अगर मैं गिर गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरा साथ लग रहा है। खुश हो जाएं आप भी, खासतौर पे वो लोग जो चाहते थे, जो मुझे बुरा भला कहते रहते हैं इंटरनेट पे, वो तो बहुत ही खुश होंगे, कहेंगे जोर से सर मार अपना तू। कोई और भी हंस रहा है, मगर ख्याल है मेरे जो पे नहीं हंस रहा, मगर बहरहाल चलिए जी, ये देखिए नीचे उतर रहे हैं, देख के बाविश, देख के केयरफुल केयरफुल। वैसे ठंडा है यहाँ पे माहौल है माविश। हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाते जाते ओए ये क्या हुआ, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है बंदूक के साथ। इस तरह करके वो छुप के बैठ जाते थे कि अगर अंदर आए दुश्मन तो उसको वो मार भी सकते हैं। थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है, अपने मुंह में लाइट मार रहा हूँ, इसे देखना थोड़ा मुश्किल है। ओह इधर तो मैं ऑलमोस्ट ओह चेक करें जी, पूरा खड़ा हो गया, कमाल हो गया। ये आपको मेरे पीछे एंट्री एग्जिट नज़र आ रही है, और गाइड पूछ रहा है कि अब हम यहीं खड़े रहें या वापस जाएं। किसी से कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि अभी सारे जो लोग हैं ना वो अपना वो सांस पकड़ रहे हैं। ओके जी, हम फिर से वापस जा रहे हैं। सामने मेरा गाइड है। Follow the level of the sand. Many way we can move everywhere. हाँ, वो कह रहा है ये देखो एक और रास्ता है। वो किधर जाना है? बस इधर तो नहीं जाना, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है। रास्ता ही खराब हो गया, तो ये लिखा हुआ दिस वे, ताकि हम गाइड करते रहे, अदरवाइज तो मैं फौरन ही घूम जाऊँ। थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, ये नहीं गाड़ी के करीब आ गए, उसको भी थोड़ी सी लाइट नसीब हो गई। बस वो भी थोड़ा झुक के चल रहा है कि सरना मार ले। बहुत शुक्र है बाहर आ गए। लो जी, मौजा ही मौजा। यस वी मेड इट आउट। आय हाय, कांटा लगा लिया अपने हाथ में, हाथ खड़ा करके। और आगे जनाबे आली मुझे आवाज़ आ रही है कि पैसिफिक ओशन हमारा इंतज़ार कर रहा है। आय हाय हाय हाय, क्या ही बात है, क्या ही बात है। मेरा तो दिल चाह रहा है इधर ही जो है डुबकी मार दो। वो देखें एक फैमिली वहाँ पे एंजॉय कर रही है, स्विमिंग कर रही है। वहाँ पे कश्तियाँ दूर नज़र आ रही हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रही कि नहीं।
ये ऊपर सारी फॉइलेज है जिसके अंदर से घूम के हम यहाँ पे इससे निकले हैं। किसी को पता ना हो कि यहाँ पे कुछ है तो उसको पता ही ना चले कि कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। पता ही नहीं चल रहा। ये छोटी छोटी मोरियाँ जो है ना, कोई पता नहीं ये भी गारों के अंदर जा रही हैं। और वो लड़के निकल रहे हैं वहाँ से। हाँ, पहले हम यहीं से आए होंगे। वो गाइड कह रहा था कि मेरा चैलेंज है, बताओ हम पहले कहाँ से निकले थे। तो मेरा हिसाब ये है, हिसाबो किताब मैंने ये लगाया है कि शायद पहले हम नहीं यहाँ से नहीं निकले थे। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये तो रीइंफोर्स है ही नहीं। बहरहाल ये लड़के अंदर यहाँ पे फिर रहे थे। चेक किए हम आवेश? यहीं से ऊपर गए थे। यहीं से गए थे? अच्छा हाँ, यहाँ से ऊपर गए होंगे, फिर ऊपर होगा वो बाकी हिस्सा। पैसिफिक ओशन की ठंडी ठंडी हवाएं मुझे लग रही हैं और पसीना मुझे चढ़ा हुआ टनल्स की वजह से। आपको बता नहीं सक रहा कि कैसे तजब्जब का शिकार हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है बस मैं भागूं और पैसिफिक ओशन के अंदर छाल मार दूं। इमेजिन ही कर सकता हूँ कि जब वियतनामीज गुरिल्लास थक जाते होंगे गारों से तो यहाँ आके बैठ के समुंदर की साहिल पर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते होंगे, एंजॉय कर लेते होंगे, शायद वो सिगरेट पी लेते हों अपनी बीवी से गप्पे शप्पे लगा के। फिर अगर उनको नज़र आए कि वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर या कोई जहाज़ वगैरह आ रहे हैं आसमान में, तो फिर भाग के वो गारों के अंदर वापस चले जाते थे और छुप जाते थे। जी कैसा मिस्टीरियस सा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे जी। और ये भी एक और गार के अंदर जा रहा है, मतलब उसी सिस्टम के अंदर जा रहा है। मगर मैं अब अंदर नहीं जाने लगा, अंदर गया तो गुम जाऊंगा। मेरा ग्रुप जो है वो आगे चला गया, उनके साथ ही चलें तो बेहतर है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब हम बैठ रहे हैं और थोड़ा सा पानी शानी पी रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन में कोई 10-11 लोग थे और 10-11 यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी। तो हर बंदा जो है वो जाके एक दुकान पे बैठ गया है। उन्होंने भी इनकरेज किया कि भाई हर बंदा एक एक दुकान पे जाके बैठ जाए, ताकि हर दुकानदार को एक एक गाहक ज़रूर मिल जाए। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे जितने दुकानदार हैं वो सब ख़वातीन हैं, मर्द कोई नहीं नज़र आता। तो हमारे और उनमें के कल्चर में ये बड़ा फ़र्क है कि जहाँ पे भी कोई दुकानदार होगा वो मर्द ही होगा। औरत तो बिल्कुल कभी नज़र ही नहीं आती कि वो कोई दुकानदार हो। पाकिस्तान में मतलब है कि अफगानिस्तान में भी ऐसे है, मगर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं है। यहाँ पे अक्सर जो मैंने देखा दुकानें होती, छोटी छोटी दुकानें होती, उसमें जो दुकानदार है वो एक औरत है। ये भी बड़ी यूनिक बात है इस सोसाइटी और सिविलाइजेशन की।